हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट एज पर द एग्जाम, लेकिन आपके ओवरऑल लिटरेचर जर्नी में भी। जब आप पोम्स पढ़ते हैं, जब आप ड्रामास पढ़ते हैं, तब उनको समझने के लिए पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर द पीपल हु आर परसुइंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लिटरेचर पढ़ते हैं। दैट मीन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर स्कूल जर्नी टिल द एंड ऑफ योर लिटरेचर करियर। सो आज 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वो हम लोग पोएटिक डिवाइसेस करने वाले हैं। सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज एट द एंड मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपको इजीली किस तरीके से पोएटिक डिवाइसेस पहचान सकते हैं उसमें हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट अस स्टार्ट विथ सिंबलिज्म फर्स्ट। सो सिंबलिज्म मीनिंग जब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी सिचुएशन का जो लिटरल मीनिंग है वो मीनिंग ना बता के उसका बहुत ही डीप मीनिंग निकालना और उसको किसी सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं सिंबलिज्म। लेट अस टेक अ डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल। लेट्स से अ रेड रोज। सो अगर हम किसी को रेड रोज देते हैं, दैट डजंट मीन जस्ट फ्लावर, इट सिंबलाइजेज लव और रोमांस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है विलियम शेक्सपियर के, एज यू लाइक इट से, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मियरली प्लेज। सो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेज को सिंबलाइज किया गया है, मतलब यहाँ पे स्टेज को लाइफ से सिंबलाइज किया गया है और बताया गया है कि ह्यूमंस आर जस्ट एक्टर्स हु आर प्लेइंग रोल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जिसका नाम है मेटाफर। अब मेटाफर बहुत ही सिंपल है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। दो अलग चीज़ों को बिना जैसे के साथ में अगर डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो उसको मेटाफर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, टाइम इज अ थीफ। यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है इसलिए क्योंकि टाइम जो है थीफ की तरह हमारे प्रेशियस मोमेंट्स को स्टील कर लेता है। बट क्या रियली ऐसा होता है? नहीं, ये मेटाफोरिकली बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमको इसका जो पोएटिक लैंग्वेज इफेक्ट है वो देना था, इसलिए पोएट ने यहाँ पे मेटाफर का यूज करके बताया है कि टाइम इज अ थीफ। बट इज टाइम लिटरली अ थीफ? नो, एब्सोल्युटली नॉट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो लाइन है ये बाइबल से ली गई है, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। यहाँ पे जो ट्रूथ, द वे एंड द लाइफ, ये जो है ये मेटाफर्स है। जीसस ने खुद को कंपेयर किया है डायरेक्टली इन अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट से। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत सिंपल है, पहचानने में आसान है। जब बेसिकली किसी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी एनिमल को या फिर किसी भी नेचुरल फिनोमिना को अगर इंसानी क्वालिटी दी जाए तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पे बोला गया है कि हवा जो है पेड़ों के कानों में कुछ तो भी फुसफुसाई, लेकिन क्या सच में हवा ने कुछ बोला पेड़ों के कान में? ऑफ कोर्स नॉट। ये जो है कुछ बुदबुदाना, कुछ बोलना, ये जो है वो ह्यूमन क्वालिटी है जो कि विंड को दी गई है। ओके, तो यहाँ पे जो है विंड विस्पर्ड, ये जो विस्परिंग है वो ह्यूमन क्वालिटी है जो कि विंड को दी गई है। तो यहाँ पे जो विस्पर्ड है वो रहेगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जॉन डन का एक बहुत ही फेमस वर्क है, डेथ बी नॉट प्राउड। सो यहाँ पे डेथ को बोला गया है कि तुम प्राउडी मत बनो, तुम घमंडी मत बनो। तो क्या सच में डेथ घमंडी हो सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। जो घमंडी होना है, जो प्राउडी है, वो एक ह्यूमन क्वालिटी है। जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट इज डेथ उसको दी गई है। तो यहाँ पे जो डेथ है वो पर्सोनिफाइड है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है कंसीट। कंसीट बेसिकली एक इलैबोरेटेड वर्जन है मेटाफर का। एक बहुत ही बड़ा, अजीबोगरीब और लंबा कंपैरिजन जो कि 2-3 लाइंस तक चलता है। अगर वो सिर्फ एक लाइन में है विदाउट यूजिंग जैसे, लाइक, ये जो है मेटाफर है। लेकिन कंसीट जो है एक लाइन में खत्म नहीं होता। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर फ्रेंडशिप इज लाइक अ ट्री, स्ट्रॉन्ग रूट्स, ग्रोइंग ब्रांचेस एंड शेल्टर फ्रॉम स्टॉर्म्स। सो यहाँ पे फ्रेंडशिप को कंपेयर किया गया है ट्री से, लेकिन डिटेल और एक्सटेंडेड वे में। इस पे रूट्स के साथ में उसकी फाउंडेशन को कंपेयर किया गया है, ब्रांचेस के साथ में ग्रोथ को कंपेयर किया गया है एंड शेल्टर के साथ में कंफर्ट को कंपेयर किया गया है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है जॉन डन की अ वैलेडिक्शन से लिया हुआ है। ये भी बहुत फेमस पोम है जॉन डन की। इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। यहाँ पे बहुत ही इलेबोरेटेड मेटाफर यूज करके, दैट इज कंसीट यूज करके, जॉन डन ने अपने और अपने प्रेमिका के बीच के प्यार को कंपास से कंपेयर किया है। ओके, तो इन्होंने बताया है जैसे कंपास जो है स्टेडी होता है, लेकिन उसके जो दो पॉइंट्स रहते हैं वो हमेशा अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से उन्होंने एक्सटेंडेड इलेबोरेटेड मेटाफर, दैट इज कंसीट में अपने प्यार को एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हाइपरबेली। इसको हाइपरबोले या हाइपरबोल नहीं पढ़ेंगे, दैट इज हाइपरबेली। ओके, सो हाइपरबेली जो है वो किसी छोटी चीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा के एक्सट्रीम एग्जैजरेशन के साथ में बताते हैं, एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतनी ज़्यादा भूखी हूँ, मैं तो घोड़ा भी खा सकती हूँ। मीनिंग यू कैनॉट रियली ईट अ हॉर्स, लेकिन ये एक एग्जैजरेशन है जो बताता है आप एक्सट्रीमली हंग्री है। एक बहुत ही फेमस कोट देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड से 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। यहाँ पे जो है वर्ड्सवर्थ एग्जैजरेट कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि उन्होंने देखा 10,000 डैफोडिल्स एट वंस। वो एम्फोसाइज करना चाहते हैं कि कितना ओवरवेलमिंग था उस ब्यूटी को देखना, उस सीन को देखना। क्या उन्होंने सच में 10,000 डैफोडिल्स एक ही बार में देखे थे? क्या उनकी नज़र इतनी दूर तक गई थी? ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन वो सीन की ब्यूटी इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने इस तरह का एग्जैजरेशन यूज़ किया उस खूबसूरती को एम्फोसाइज करने के लिए। नेक्स्ट पोइटिक इफेक्ट है एंजैममेंट। ये बेसिकली तब होता है जब एक फ्रेज या फिर एक लाइन से दूसरी लाइन में चली जाती है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन और एनी पॉज। ये बेसिकली कंटिन्यू होता है एक फ्लो क्रिएट करने के लिए, एक स्मूथ फ्लो क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइजेस ओवर द क्वाइट हिल्स। यहाँ पे जो सेंटेंस है फर्स्ट लाइन में एंड नहीं होता है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर फुल स्टॉप होता तो वो एंड हो जाता था, बट यहाँ पे एंड नहीं होता है, वो रन ओवर होता है दूसरी लाइन में। इसको बोलते हैं एंजैबमेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जॉन कीट्स की बहुत फेमस वर्क से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगलेस। तो यहाँ पे एंजैबमेंट का यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे इट विल नेवर के बाद में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, लेकिन उसको सेकेंड लाइन में लिया गया है और उस लाइन से कंटिन्यूएशन में आगे की पोम लिखी गई है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ओनोमेटोपिया। ये बेसिकली जो आवाज है, जो ध्वनि है, उसका नाम है। ठीक है, एक शब्द जो आवाज की नकल करते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल देखते हैं, द बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स। जो बीज का बजिंग होता है वो है ओनोमेटोपिया। द वर्ड बज, उसको बोलेंगे ओनोमेटोपिया। क्यों? क्योंकि बज किसी आवाज का नाम है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ दे क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर। यहाँ पे क्लैंग, क्लैश और रोर, ये जो तीनों वर्ड्स है ये ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है रिफ्रेन। जब कोई लाइन, फ्रेज या फिर ग्रुप ऑफ लाइंस को बार बार लगातार रिपीट किया जाए एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि किसी पोम या फिर सॉन्ग में होता है, या फिर बेसिकली इस पर्टिकुलर फ्रेज से जो स्टैंजा है वो एंड होता है, तो रिफ्रेन फिगर ऑफ स्पीच बनता है। बहुत फेमस नर्सरी राइम है, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम। ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, दैट मीन्स ये जो है ये रिफ्रेन है फिगर ऑफ स्पीच। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एडगर एलन पो का द रेवन से लिया हुआ नेवरमो। तो ये जो पोम है इसमें जो है नेवरमो 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 बहुत बार लास्ट स्टैंजा में रिपीट हुआ है, जो कि एक हॉन्टिंग इफेक्ट देता है थ्रू आउट द पोम। तो नेवरमो जो है वो है रिफ्रेन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा और रिफ्रेन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनाफोरा भी रेपिटेशन ही दर्शाता है, लेकिन ये जो वर्ड और फ्रेज का रेपिटेशन होता है ये बिगनिंग में होता है। तो जब भी आपको बिगनिंग में रेपिटेशन दिखता है तो आपको एनाफोरा करना है, आपको रिफ्रेन में इसको नहीं लेकर जाना है। ठीक है, सो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी मॉर्निंग वी राइज, एवरी मॉर्निंग वी होप, एवरी मॉर्निंग वी स्माइल।
यहाँ पे हर लाइन में एवरी मॉर्निंग जो है वो बिगनिंग में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बहुत फेमस स्पीच है जो आई हैव अ ड्रीम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे उन्होंने आई हैव अ ड्रीम को बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया है अपनी एंटायर स्पीच के दौरान। अपनी बिगनिंग की काफ़ी सारी बिगनिंग लाइंस में उन्होंने आई हैव अ ड्रीम को रिपीट किया है, तो यहाँ पे भी एनाफोरा ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है। लास्ट डिस्कस करते हैं हम लोग ऑक्सीमोरॉन। सो ऑक्सीमोरॉन जो है बेसिकली दो विपरीत अर्थ वाले शब्द, दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ में लाना, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। किसी भी फ्रेज में अगर ड्रामेटिक या फिर आयरॉनिक मीनिंग देना हो तो उसमें हम ऑक्सीमोरॉन यूज करते हैं। अगर हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बिटर स्वीट। बिटर स्वीट जो है वो दोनों टेस्ट ऑपोजिट है एग्जैक्टली एक दूसरे से, लेकिन ये एक हैप्पी और सैड दोनों चीज़ों का इफेक्ट देता है एक फ्रेज में, इसीलिए इन दोनों वर्ड्स को एक साथ में यूज किया गया है और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है ऑक्सीमोरॉन। विलियम शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट से एक बहुत फेमस कोट देखते हैं हम लोग, ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट। यहाँ पे लविंग हेट एक ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि लव एंड हेट ये जो दोनों है फीलिंग्स, ऑपोजिट फीलिंग्स है, और शेक्सपियर ने इसको यूज़ किया गया है बिकॉज उनको रोमियो की जो फीलिंग्स है, मिक्स्ड इमोशंस है, वो शो करना था। तो ये थे हम लोग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट हमको इसके बारे में और जानकारी मिले या फिर पहचानने में ईजी हो। सो पॉइंट नंबर 1, हमेशा याद रखें कि किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइन कैन हैव बोथ इवन अ मेटाफोर और अ कंसीट। किसी फ्रेज में मेटाफोर हो सकता है, किसी फ्रेज में कंसीट हो सकता है। टिप नंबर 2, कंटेक्स्ट इज द की। जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मोस्टली डिपेंड करता है कि किस तरीके से पोम में लाइन यूज की गई है। टिप नंबर 3, ऑलवेज चेक द इमोशन बिहाइंड द लाइन। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है या फिर एग्जैजरेशन है तो हो सकता है वो हाइपरबेली है, पर्सोनिफिकेशन है, तो आप लाइन मत पढ़ो, उसके पीछे का इमोशन पढ़ो। टिप नंबर 4, टेस्ट बाय रीराइटिंग। अगर आप कोई पोम पढ़ते हो और आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं समझ में आता है तो खुद से उसको रीराइट करने का ट्राई करो, उसको सिंपल वर्ड्स में लिखने का ट्राई करो। अगर मीनिंग चेंज होता है तो डेफिनेटली वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। अगर मीनिंग वहीं का वहीं रहता है तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच नहीं बनता है। टिप नंबर 5, प्रैक्टिस विद एग्जाम्पल्स। ये बोलने की बात नहीं है, जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे पोएट्री, जितना ज़्यादा आप लिटरेचर रीड करेंगे, उतना ही फास्टर आप आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी होगा। सो ये थे 5 बोनस पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस को देखा, उनको जाना, उनको समझा, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए, कुछ डे टू डे लाइफ के लिए, कुछ फेमस लिटरेरी वर्क्स के लिए। और अगर इसके अलावा भी आपको चाहिए कि कुछ प्रैक्टिस के लिए हम एवरी सेट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के 5 या 6 एग्जाम्पल या 10 एग्जाम्पल ले तो आप मुझे उस तरीके से बताइए, मैं उस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके हमारी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो या फिर थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो आपके एग्जाम के लिए, इवन आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी, अगर आप लिटरेचर लवर्स है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लिटरेचर लवर्स के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।